हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट, दैट इज कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। अगर मैं आपसे वैसे आज जो मैं बात करूं, अगर मैं ये टॉपिक सीएस के हिसाब से बात करूं तो आज ये सेकेंड क्लास है। सीएमए के हिसाब से बात करूं तो ये फर्स्ट क्लास है आज की क्लास। सीएस वालों को लास्ट वीडियो के अंदर कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैंने उसके बारे में पढ़ाया था। और वो जो बेसिकली मैंने कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, उनके इनकम टैक्स एस्पेक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सब जो पोर्शन हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था वो सब सीएस के लिए तो है, लेकिन सीएमए वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सबके लिए कॉमन है। ये सीए, सीएस, सीएमए सबके लिए कॉमन है। मेन जो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो वाला पोर्शन खाली सीएस वालों के लिए था, तो इसीलिए सीएस वालों का वो पहला लेक्चर था और आज ये दूसरा है, और सीएमए वालों के लिए पहला है। अगर मैं आज इससे बात करूं, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, अगर मैं इसके बारे में स्टार्ट करूं, बहुत वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एक कंसेप्ट हैं सारे। आज हम इनके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में होते क्या हैं, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन होते क्या हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो 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 देखो, अगर मैं तुम्हारे से बात करूं प्रॉपरली इन कंसेप्ट्स के बारे में, ये क्या होते हैं, इनका पहले इनका थोड़ा सा जिक्र कर लूं मैं आप लोगों से। अगर मैं इधर तीन टर्म यूज हो रही है, एक हो रही है कॉम्प्रोमाइज, एक हो रही है अरेंजमेंट, एंड एक हो रही है अमलगमेशन। अगर मैं आपसे इन तीनों टर्म्स के बारे में बात करूं तो ये तीनों टर्म्स का अभी हम सेक्शंस पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 240 तक। तो इसका अलग कितने सेक्शन हो गए? 11 सेक्शंस हो गए, है ना। 231 से 240 10, और एक 230 वाला भी पढ़ना है हमारे को। तो टोटल में कितने सेक्शंस हो गए? टोटल 11 सेक्शंस हो गए जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ने हैं 11 सेक्शंस हैं। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं ना, सीधी सी बात, ये तीन टर्म्स बार बार इस चैप्टर में यूज होंगी, और चांस की बात है ये तीनों ही टर्म नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। These terms are not defined under Companies Act. Although जो अरेंजमेंट की डेफिनेशन है ना वो दी हुई है, लेकिन ना वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। मैं बताऊंगा अभी वो कैसे है, मैं बताता हूं। पहले तो मैं लिख देता हूं, These terms are not defined under Companies Act. ये तीनों ही टर्म्स कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, ऑल्दो इनका जिक्र होगा हर सेक्शन में। ऑल्दो अरेंजमेंट जो डेफिनेशन है, अरेंजमेंट की डेफिनेशन ये यूज हो रही है सेक्शन 230 के अंदर। एक एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन 230 में, एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, वहां पे इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे को बताऊं ना, वहां पे एक्सप्लेनेशन में इसको डिफाइन किया गया है अरेंजमेंट टर्म को, लेकिन वो भी इस तरीके से डिफाइन करा। आपको पता होगा दो तरीके की डेफिनेशन होती है। एक होता है मीन्स, एक होती है इंक्लूड्स। जब जैसे लिखा, जैसे हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे क्या लिखा था? कंपनी मीन्स अ कंपनी। मतलब मीन्स का मतलब होता है जो लिख दिया वही फाइनल, वही मानना है। इंक्लूड्स का मतलब होता है जो डेफिनेशन में लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो जब हम अरेंजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ अरेंजमेंट इंक्लूड्स, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि अरेंजमेंट होता क्या है। उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं। तो इसका मतलब अरेंजमेंट एक बहुत वाइडर टर्म है। अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो सकती है वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे वहां पे जाके। लेकिन एग्जैक्टली अरेंजमेंट क्या होता है वहां पे डिफाइन नहीं है, और कॉम्प्रोमाइज टर्म कहीं डिफाइन ही नहीं है, अमलगमेशन टर्म कहीं डिफाइन ही नहीं है। और जब भी कोई चीज टर्म डिफाइन ना हो तो हम क्या लेते हैं? उसका ग्रामेटिकल मीनिंग लेते हैं, है ना, उसका नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, और उसका एज पर वेरियस जजमेंट्स, अलग अलग जजमेंट्स के अंदर इन टर्म्स को लेकर क्या क्या जजमेंट आई। हर एक जजमेंट के अंदर अलग अलग बहुत सारी जजमेंट्स पढ़ेंगे जहां पे जजेस ने इन टर्म्स को लेकर क्या डेफिनेशन दी, कि उनके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अमलगमेशन क्या है, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि बेसिकली तीनों ही एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, ऑल्दो अरेंजमेंट डिफाइन है सेक्शन 230 के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर, लेकिन उसको वो मींस वाले फाइनल डेफिनेशन नहीं है। उसमें सिर्फ उन्होंने ये नहीं बताया अरेंजमेंट होता क्या है, उन्होंने बोला अरेंजमेंट में क्या क्या आ सकता है ये बताया। और कॉम्प्रोमाइज और अमलगमेशन का तो सिर्फ जिक्र करा है वर्ड्स के अंदर, कि आप अमलगमेशन करोगे तो ये प्रोविजन लगेगा, कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ये लगेगा, लेकिन कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता क्या है, अमलगमेशन करोगे कॉम्प्रोमाइज होता क्या, सब डिफाइन नहीं किया गया। तो मैं सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हम पहले इन दो टर्म्स के ऊपर बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, फिर हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे।
अगर मैं आपसे कंपनीज एक्ट में बात करूं तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को लेकर हमको 2 सेक्शन पढ़ने हैं। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए 2 सेक्शन डील करते हैं मेनली। वो कौन कौन से डील करते हैं? सेक्शन 230 एंड 231। ये दोनों राइट टुगेदर है। क्या है ये सेक्शन? सभी पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन मेनली जो इनमें डील करते हैं वो 2 सेक्शन डील करते हैं। सेक्शनों में जाने से पहले मैं अभी नॉर्मल इन टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्या होता है अगर मैं तुम्हारे को बताऊं सीधी सी भाषा में, तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या होता है अब हम समझते हैं। टेक्निकलिटी यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। कंसेप्ट वन बाय वन समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे फिर प्रोविजन समझेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब होता है सीधी सी भाषा में। अच्छा, वैसे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में भी फर्क होता है, वो आगे जाके बात करूंगा। अभी के लिए दोनों को सेम मानो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कब लगता है और अरेंजमेंट कब लगता है मैं बताऊंगा आगे जाके। इसमें भी फर्क है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में। अभी के लिए हम ये मानो कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स। तो तुमसे कोई पूछे व्हाट इज अरेंजमेंट और व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज, तो सीधी सी भाषा में जब भी हम कंपनी के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स करेंगे, अगर हम राइट्स की रीअरेंजमेंट करेंगे, कौन से राइट्स की रीअरेंजमेंट करेंगे भी बताऊंगा, तो रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स करेंगे तो उसे हम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट वहां पे लगेगा, वहां पे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के प्रोविजन लगेंगे। जब भी हम कंपनी के अंदर क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स करेंगे, राइट्स को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब होता है रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीचेंज मतलब रीऑर्गेनाइज करेंगे। हम राइट्स को चेंज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स। अच्छा, रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स किसके? ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स। थर्ड, और क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। अगर हम इन 4 लोगों में से किसी के भी राइट्स को रीअरेंज करेंगे, मतलब चेंजेस करेंगे, उन राइट्स के अंदर चेंजेस करेंगे, तो इसका मतलब वहां पे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के प्रोविजन लगेंगे। वहां पे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के प्रोविजन लगेंगे मतलब क्या? सेक्शन 230 टू 231 लगेगा। सेक्शन 230 टू 231 लगेगा। अब एग्जांपल लेके बात करें वन बाय वन, क्या क्या हो सकता है, जैसे कैसे 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 राइट्स अरेंज हो सकते हैं। मान लो, सुनना पड़े ध्यान से, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये इस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। कौन है? क्रेडिटर्स। इन्होंने इस कंपनी को लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। मान लो इन्होंने इस कंपनी को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। तो ये कंपनी, ये हो गए क्रेडिटर्स, ये हो गए मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ये 3 लोग हैं जो इस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। इन्होंने इस एक्स लिमिटेड को लोन दिया हुआ है 10 करोड़ रुपए का। तो ये कंपनी कौन हो गई? बोरोवर या डेटर बोल लो। मान लो इन्होंने जो लोन दिया है इस कंपनी को, वो फॉर 5 इयर्स दिया है, 5 साल के लिए लोन दिया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को 5 साल के अंदर अंदर पैसा पे करना है। अगर कंपनी 5 साल में पैसा पे नहीं कर पाई तो क्रेडिटर इस कंपनी के ऊपर केस कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, पुअर हो गई। और आपको पता है जब कंपनी ने लोन लिया तो मान लो इसके ऊपर एट ₹12% पर एनम इंटरेस्ट भी जाता था। मान लो इसके ऊपर 12% पर एनम इंटरेस्ट भी आता था। अब जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पूरी पुअर हो गई, बहुत ज्यादा कंपनी की परिस्थिति खराब हो गई, तो कंपनी इंटरेस्ट पे करने में फेल हो गई। इंटरेस्ट पे करने में क्या हो गई? फेल हो गई। अब क्रेडिटर्स कंपनी के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, उनको तो अपने पैसे से मतलब है, और कंपनी पहले ही डूबे जा रही है, कंपनी को बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हो रहे हैं। और आपको पता है कि जो लोन का अमाउंट होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है फिक्स नेचर का होता है, वो तो देना ही देना है, हर हालात में देना ही देना है। अब ये जो कंपनी है ना, ये बेचारी इंटरेस्ट नहीं चुका पा रही, इंटरेस्ट पे करने में फेल हो गई।
तो ये इस क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करती है कि सर हम लोग आपका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, सुनना बड़े ध्यान से, हम लोग आपका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। केस 1, सुनना बड़े ध्यान से, केस 1, या तो आप क्या कर दो, केस 1, या तो आप क्या कर दो, आप अपने डेट के अमाउंट को, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, आप अपने डेट के अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो, आप अपने डेट के अमाउंट में इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो, मतलब जितने का आपने हमारे को लोन दिया है उसके बदले हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लो आप, हम लोग आपका पैसा नहीं चुका पा रहे। उससे फायदा क्या होगा कंपनी को, देखो फायदा ये होगा कि कंपनी के ऊपर फिक्स ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, और डिविडेंड कंपनी में प्रॉफिट होगा तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी, तो ये कंपनी को फायदा है कि उसकी फिक्स ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा क्रेडिटर्स को फायदा क्या है इसके अंदर, कि देखो जब वो क्रेडिटर है ना, उन्होंने लोन दे रखा है, तो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वो वोटिंग नहीं लेते, वोटिंग पावर नहीं होती उनके पास, होता है ना क्रेडिटर्स के वोटिंग पावर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, कंपनी में डिसीजन पावर आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, उनका कंपनी पे कंट्रोल आ जाएगा, मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में आ जाएगी, बहुत कुछ जगह तो अपने हिसाब से ये लोग कंपनी को चला पाएंगे, अपने हिसाब से देख पाएंगे। तो कंपनी उनको प्रपोजल रख रही है कि आप क्या कर लो, हम तुम्हारा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, आप हमारे डेट के अमाउंट को, हम आपका लोन तो चुका नहीं पा रहे हैं, इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, आप हमारी कंपनी के क्या बन जाओ, आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ। एक तरीका तो कंपनी ये बोलती है, इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, तो इसका मतलब कंपनी क्या कर देगी, 10 करोड़ रुपीस के इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी, इन ल्यू ऑफ लोन अमाउंट। तो जो उन्होंने लोन लिया था उस ल्यू का मतलब होता है के बदले, उसके बदले कंपनी क्या कर रही है, 10 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर इशू करे। दिस इज अरेंजमेंट, ये क्या है, अरेंजमेंट। हमने क्या करा, रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स, हमने क्रेडिटर्स के राइट्स को रीअरेंज कर दिया, पहले वो उस कंपनी में क्रेडिटर थे, उनके राइट्स को रीअरेंज करके चेंज करके उनको क्या बना दिया, कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया। तो अब पहले वो कंपनी की जनरल मीटिंग में नहीं आ सकते थे, वो जनरल मीटिंग में डिविडेंड नहीं मिलता था, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अब वो लोग शेयर होल्डर बन गए हैं, तो वो कंपनी की जनरल मीटिंग में भी आएंगे, वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके राइट्स में क्या चेंज हो गया, पहले उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अब डिविडेंड मिलेगा, ये चीज हो गई। तो इसका मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ अरेंजमेंट। तो ये भी अरेंजमेंट की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है ही नहीं ना, मैंने तुम्हें बताया, हम तो ये देखेंगे कि जहां पे भी राइट्स को रीअरेंज किया जाएगा वो सब अरेंजमेंट का पार्ट है ना, वो सब अरेंजमेंट का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, या कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज कब वर्ड आएगा मैं बात समझूंगा, अभी आप ये समझो कि अरेंजमेंट है, दिस इज द पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि यहां पे हमने क्या करा, राइट्स को रीअरेंज करा है क्रेडिटर्स के साथ, राइट्स को रीअरेंज करा है किसके साथ, क्रेडिटर्स के साथ, ये बात समझ आती है। तो दिस इज अरेंजमेंट, दिस इज अरेंजमेंट, ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा केस 2 क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ये कह सकती है कि हम आपका इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप अभी हमारे से 12% पर एनम ले रहे हो, आप हमारा रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, आप हमारा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दो। और मान लो क्रेडिटर्स एग्री कर जाते हैं, उनको लगता है कि यार देखो ब्याज तो बहुत दूर की बात, हमारा प्रिंसिपल रिकवर हो जाए, कंपनी कम से कम देने को तो कह रही है, इंटरेस्ट कम ले लेते हैं, कम से कम कंपनी टाइम पे चुका तो देगी। तो क्रेडिटर्स ने इंटरेस्ट रेट कर दिया फ्रॉम 12% टू 6%, कंपनी ने रिड्यूस करके 6% कर दिया, इसका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, यहां पे भी क्या हो गया, ये भी अरेंजमेंट है, दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, ये भी अरेंजमेंट का पार्ट है। यहां पे भी क्रेडिटर्स के राइट्स को क्या किया गया, रीअरेंज किया गया, कि पहले उनका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का अधिकार था, अब उनका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, तो उनके राइट्स में चेंजेस किए गए, रीअरेंज किए गए, दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, तो ये भी अरेंजमेंट है। तो इसका तो समझ आ गया कि हमारे को अरेंजमेंट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ये तो हमने क्रेडिटर्स का एग्जांपल लेके बात करी, किसका बात एग्जांपल लेके बात करी, क्रेडिटर्स का एग्जांपल लेके बात करी। अब हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जांपल ले लेते हैं, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जरा देखो देखो केस, ये जो हमने देखा, ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन, किसके बीच में, कंपनी एंड मेंबर्स। तो इसका ना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, किस किसके बीच में हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट किसके बीच में हो सकता है,
अभी के लिए हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक ही चीज मान रहे हैं, अभी बताऊंगा मैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में फर्क क्या होता है। अभी आप ये मानो कि दोनों ही केस में क्या होता है, राइट्स को रीअरेंज किया जाता है, जैसे भी हमने ऊपर एग्जांपल देखा। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके बीच में हो सकता है? एक तो हो सकता है बिटवीन, इसको ऐसे नहीं लिखना था यार, ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। यहां पे कंपनी है, कंपनी के बीच में हो सकता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। किसके बीच में हो सकता है? कंपनी के बीच में और मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच में। अब व्हाट इज क्लास ऑफ मेंबर्स? मेंबर्स की भी कई क्लास होती हैं, आपको पता होगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, शेयर होल्डर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। जैसे एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये इक्विटी शेयर एक क्लास हो गई, इक्विटी शेयर अलग कैटेगरी के लोग हो गए, प्रेफरेंस शेयर अलग कैटेगरी के लोग हो गए, तो एक क्लास ऑफ मेंबर्स हैं। सेम क्रेडिटर्स के अंदर भी ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये भी एक क्या हो गई, क्लास हो गई, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये भी एक अलग क्लास हो गई। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की एक अलग क्लास हो गई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की एक अलग क्लास हो गई। ठीक है, ये बात समझ आती है। तो इसका मतलब क्या है कि यही क्लास, अच्छा ऐसा नहीं कि खाली यही क्लास होती है। और जैसे भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एक क्लास हो गई, ऐसे इक्विटी शेयर में भी तुम लोगों ने पढ़ा था दो तरीके के इक्विटी शेयर होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, है ना। ऐसे प्रेफरेंस शेयर भी दो तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पढ़े हैं ना ऐसे ऐसे। तो उनके अंदर भी आगे फर्दर क्लासेस होती हैं, लेकिन मेनली ऐसे हम समझते हैं कि क्लास का मतलब ये है। अभी यहाँ के लिए इतना ही समझना जरूरी है तुम्हारे लिए कि मेंबर मतलब शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर दो तरीके के हो गए, इक्विटी या प्रेफरेंस। सेम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी दो तरीके के हो गए, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। तो अगर कोई कंपनी इनके राइट्स में कोई चेंजेस कर रही है और इनके साथ मिलकर रीअरेंज कर रही है इनके राइट्स को, तो वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के प्रोविजन लगेंगे। तो वहां पे क्या लगेंगे? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के प्रोविजंस लगेंगे। अब और एग्जांपल लेके बात करते हैं, नीचे आते हैं एग्जांपल। तो मान लो कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रही है किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में और क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच में, है ना। तो किस किस के बीच में होता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? या तो मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स के बीच में, या फिर कंपनी और किसके साथ कर सकती है अरेंज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में। अभी क्रेडिटर्स के साथ अरेंजमेंट कैसे होता है, मैंने तुम्हें दो एग्जांपल देके समझाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, डेट को इक्विटी में। अच्छा, ये जो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया ना, ये जो हमने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा, ये कहां गया कहां गया कहां गया, ये कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, जो हमने डेट को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करा, ये जो है इसी को हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? नोन एज कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, नाम से क्लियर हो ना। कंपनी अपने डेट को रीस्ट्रक्चर कर रही है, मतलब चेंज कर रही है, रीऑर्गेनाइज कर रही है, डेट के स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? डेट के स्ट्रक्चर को चेंज करके किस में कन्वर्ट करवा रही है? इक्विटी में कन्वर्ट करा रही है। तो इसी को हम कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। नाम से रीस्ट्रक्चरिंग मींस रीअरेंजिंग, चेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना दोबारा से। तो कंपनी का जो डेट स्ट्रक्चर है जब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कंपनी का कर्जा कम हो गया, है ना। क्रेडिटर्स का बोरोड फंड्स कम हो गए, ऑनर्स फंड बढ़ गए। पता था ना, शेयर होल्डर्स का पैसा ऑनर्स फंड में आता है और लोन का पैसा बोरोड फंड्स में आता है। तो बोरोड फंड्स कम हो गए जब डेट अमाउंट कम हो गया, और ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ गया, वही डेट का अमाउंट जब इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम इसे कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं, कि कंपनी अपने डेट के स्ट्रक्चर को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग किसका पार्ट है? इसका क्या कहते हैं? अरेंजमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, अब आते हैं कंपनी अपने मेंबर्स के साथ। अगर कंपनी अपने मेंबर्स के साथ या क्लास ऑफ मेंबर्स के साथ रीअरेंजमेंट करती है तो किस तरीके से कर सकती है? अगर कंपनी
अपने मेंबर्स के साथ और क्लास ऑफ मेंबर्स के साथ राइट्स को सॉरी यार, इधर मेंबर्स क्लास ऑफ मेंबर की जगह यहां पे लिखना चाहिए था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अगर कंपनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है या अरेंजमेंट कर रही है, किसके साथ? मेंबर्स के साथ या क्लास ऑफ मेंबर्स के साथ। तो वो किस तरीके से करेगी जरा देखते हैं। एग्जाम्पल 1, केस 1, कंपनी, मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मान लो कंपनी उनको हर साल 10% का डिविडेंड देती है, और डिविडेंड किस पे दिया जाता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। डिविडेंड किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे। इसके अलावा कंपनी की फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 10%, है ना। कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं दिया जाता डिविडेंड, याद रखना ये बात। बहुत सारे लोगों को गलती होती है। मान लो अगर एक कंपनी का शेयर फेस वैल्यू 100 रुपए और उसकी मार्केट वैल्यू 2000 रुपए उस शेयर की, तो 2000 का 10% डिविडेंड नहीं मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है ना, जिसको हम पार वैल्यू बोलते हैं। तो कंपनी का मान लो कंपनी 10% डिविडेंड देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर साल। सुनना पड़ा ध्यान से। अच्छा, कंपनी कहती है कि हमारे पास थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, हम तुम्हारे राइट्स को चेंज करके हम इसको 10 से रिड्यूस करके हम रिड्यूस टू 7% तक लाना चाहते हैं। तो हम आपको 10 की जगह एवरी ईयर कितना देंगे? 7% देंगे। 7% डिविडेंड देंगे। इसका मतलब कंपनी उनके राइट्स को चेंज कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को रीअरेंज कर रही है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। ये भी क्या है? अरेंजमेंट ही है। अच्छा, अगर तुम्हारे को याद हो, इसके लिए कंपनी लॉ में, इसके लिए अगर मैं तुम्हें कंपनी लॉ में बताऊं तो कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 48। तो आप पे दो रूट है इस चीज को करवाने के लिए। एक सेक्शन है 48 जो डील करता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स के अंदर। कंपनी लॉ में एक सेक्शन है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स के अंदर 48 राइट्स, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। जब भी कंपनी शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी करती है तो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स है, सेक्शन 48 लगता है। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो सेक्शन 48 के रूट से चले जाओ, और चाहो तो सेक्शन 390 या 391 के रूट से, सॉरी 390 कह रहा हूं, 230 और 231 के रूट से क्या करा लो? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करा लो। एक्चुअल में मैं 390 इसलिए बोल रहा हूं, पुराने वाले कंपनी एक्ट में ना जो इसके सेक्शंस होते थे, वो होते थे 390 से लेकर 391, 390, 391, 392, 393 ऐसे चलते थे। अब 230 या 240 तक चल रहे हैं, जिसमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सेक्शन 230, 231 है। पहले वाले में वो 391 हुआ करते थे ना, इसलिए मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। तो 230, 231 जो मैंने तुम्हारे को बताया, तो आप पे चॉइस है। अगर आप शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर रहे थे तो सेक्शन 48 के रूट से चले जाओ, या आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो आप सेक्शन किसके रूट से आ जाओ? 230, 231 के रूट से आ जाओ। आपके पास चॉइस है, वहां उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर लो। ये तो एक ऑप्शन है। ये एग्जांपल एक समझाया मैंने। एग्जांपल 2 लेके बात करते हैं। केस 2, केस 2, कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है तुम्हें याद होगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है तुम्हें अगर याद हो? वो पैसा जो कंपनी का आ सकता था, कंपनी ने मंगाया नहीं, या वो पैसा जो कंपनी का आया हुआ है और कंपनी वापस कर रही है, अगर ऐसा कुछ कंपनी करती है तो उसे हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, सुनना पड़े ध्यान से, एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लो इस कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं एट ₹10 ईच वाले। मान लो इस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं एट ₹10 ईच वाले। सुनते चलना एग्जांपल। अच्छा, ये कंपनी ने मान लो पूरे के पूरे इश्यू कर दिए, तो ये कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल हो गई। इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की? 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, एंड ₹10 ईच। अब आपको पता है इसके बाद क्या होगी? सब्सक्राइब। मान लो ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, सब्सक्राइब भी पूरे के पूरे हो गए। मान लो कंपनी 10,000 शेयर इशू करे थे, 10,000 के 10,000 सब्सक्राइब भी हो गए, मार्केट में सब्सक्राइब भी हो गए। अब आता है आपको बात कि
कंपनी कॉल्ड अप कितना कर रही है, उसमें से मंगा कितना रही है पैसा। मान लो अभी कंपनी क्या कह रही है कि हमारे को पूरा पैसा नहीं चाहिए, अभी हमारे को चाहिए 10,000 शेयर्स एट ₹7 ईच। तो इसका मतलब कंपनी मंगा कितना सकती थी, 1 लाख रुपया, 10,000 इंटू में 10, 1 लाख। लेकिन कंपनी ने मंगाया कितना, 70,000 रुपए। ये कंपनी की मान लेते हैं कॉल्ड अप कैपिटल है, इतना कंपनी ने मंगाया। तो इसका मतलब अनकॉल्ड कितनी हो गई, 10,000 शेयर्स एट ₹3 ईच। पढ़ते थे ना फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कंपनी मंगाती है, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मार्केट में कंपनी फुल्ली पेड अप मंगाती है एक ही बार के अंदर। बहुत रेयर केस में चलता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, लेकिन फिर भी समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो मान लो 10,000 शेयर्स एट ₹3 ईच, ये आपका हो गया 30,000। ये हो गई आपकी अनकॉल्ड कैपिटल। तो ये वो पैसा हो गया जो कंपनी मंगा सकती थी लेकिन कंपनी ने मंगाया नहीं। अच्छा, कंपनी पे ये पैसा अभी तक आया नहीं है, आ सकता था, कंपनी पे अधिकार था। कंपनी ने अभी खाली 70,000 मंगाया, कंपनी 1 लाख मंगा सकती थी। कंपनी के पास जब 70,000 आया तो कंपनी को लगा यार हमारा इसी में काम पूरा हो रहा है, हमारे को इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारे को इस पैसे की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, अब सुनना पड़े ध्यान से। इसका मतलब जब ये शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का था, पहले शेयर 10 की फेस वैल्यू का था और शेयर होल्डर ने 7 रुपए पे किए हुए थे, इसका मतलब अभी शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी, अभी शेयर होल्डर को कितना और पे करना था, कंपनी को एट ₹3 और पे करना था। कंपनी को 3, क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू है, वो कब पे करना था, जब कंपनी मंगाएगी। मान लो कंपनी ये कहती है जब उसके 70,000 पे आ गया कि हमको ये 30,000 नहीं चाहिए, और कंपनी क्या कहती है कि हम एट ₹7 ईच को ही फुल्ली पेड अप मान रहे हैं। इसका मतलब क्या करा कंपनी ने, एट ₹3 ईच को कम करके शेयर की फेस वैल्यू ही घटा दी। 10 रुपए से फेस वैल्यू ही कितनी बना दी, 7 रुपए। 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था, कंपनी के पास 10 का 10 पूरा सब्सक्राइब हो गया था मार्केट में। कंपनी चाहे तो पूरा 10 मंगा सकती थी, लेकिन कंपनी ने खाली कितना मंगाया, 7। और कंपनी को लगा हमारा 7 में काम हो गया था, एट ₹3 कंपनी ने मंगाया ही नहीं। इसका मतलब कंपनी अपना राइट खत्म कर रही है। कौन सा राइट खत्म कर रही है, एट ₹3 मंगाने का। और वो क्या कह रही है कि हम 7 रुपए के शेयर को फुल्ली पेड अप मान रहे हैं। और इसका मतलब मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा हो गया, जो उसको 3 रुपए चुकाने थे कंपनी को पर शेयर के हिसाब से, वो उसके खत्म हो गए, उसको अब नहीं देने, उसका 7 के फुल्ली पेड अप शेयर माना जाएगा। तो इसका मेंबर्स के राइट्स को रीअरेंज कर दिया गया। यहाँ पे भी क्या हुआ है, मेंबर्स के राइट्स को रीअरेंज किया गया कि पहले उनको 10 रुपए के हिसाब से पे करना था, उन्हें खाली 7 रुपए के हिसाब से जो उन्होंने पे करा, उसी पे बात खत्म हो गई। दिस इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये कंपनी ने कैपिटल कम करी है। लेकिन ये वो केस है जो कंपनी ने मंगा सकती थी लेकिन मंगाया नहीं, एट ₹3। इसी के अंदर एक केस और बन सकता है। क्या बन सकता है, जैसे मान लो कंपनी का 10,000 का 10,000 था पूरा का पूरा। मान लो कंपनी 10,000 शेयर्स यहां पे थे, मान लो 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, कंपनी ने पूरा का पूरा कॉल्ड अप कर दिया। इसका मतलब कंपनी के पास 1 लाख रुपए रिसीव हो गया। लेकिन कंपनी को लग रहा है यार 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या करो, एट ₹3 ईच रिफंड कर दो। 3 ईच क्या कर दो, 3 ईच रिफंड कर दो। इसका मतलब अगर कंपनी एक शेयर पे 3 रुपए वापस करेगी तो 10,000 इंटू में 3, इसका मतलब कंपनी 30,000 पे रिफंड कर रही है। इसका मतलब क्या, फिर से शेयर होल्डर्स के राइट्स को रीअरेंज कर दिया गया कि पहले उनको 10,000 उन्होंने पे करते, उनको वापस 3 रुपए कम मिल रहे हैं, तो इसमें डिविडेंड पे ही फर्क पड़ेगा। डिविडेंड फर्क क्यों पड़ेगा, पहले अगर कंपनी डिविडेंड फेस वैल्यू के हिसाब से देती, तो पहले अगर कंपनी 20% अगर डिविडेंड देती और 10 रुपए की फेस वैल्यू होती, तो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता कितना, 20, मतलब 10 की फेस वैल्यू और 20% का मतलब हो गया 2 रुपए डिविडेंड मिलता। लेकिन अगर फेस वैल्यू और शेयर की 7 रुपए रह जाएगी और 20% कमी दे रही, तो उसको 1 रुपया 40 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, 2 रुपए का डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू में मिलेगा, तो उसके राइट्स में रीअरेंजमेंट हो गई। ये वाला केस है वो। तो इसका मतलब ये जो केस है यहां पे रिफंड करा, ऊपर वाले में नीचे वाले फर्क क्या है, वो भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। इस वाले केस में वो पैसा जो कंपनी का आ सकता था लेकिन कंपनी ने मंगाया नहीं, और ये वाला पैसा वो पैसा जो कंपनी में आ चुका और कंपनी आया वो पैसा वापस कर रही है, ये भी रिडक्शन है। ये भी क्या है, रिडक्शन। दोनों ही एग्जांपल रिडक्शन के हैं। अब अगर मैं रिडक्शन के हिसाब से बात करूं, अगर कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है, तो इसके लिए कंपनी लॉ में स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 66। सेक्शन 66। तो आपके पास चॉइस है, आप या तो सेक्शन 66 के रूप से चले जाओ, और आपको दोनों इकट्ठे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और सेक्शन 230 एंड सेक्शन 231 में चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, आपकी मर्जी है। आप इसका मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज ऑल्सो रीअरेंजमेंट, दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, पार्ट ऑफ अरेंजमेंट। ये भी एक अरेंजमेंट है कि हम अपना क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के राइट्स को रीअरेंज कर रहे हैं। यहां पे भी क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरेंजमेंट। तो ये भी क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ
अरेंजमेंट, ये भी क्या है, अरेंजमेंट ही है। इसका तो मैं समझ आ गया, हमने एग्जांपल लेके समझा क्रेडिटर्स के साथ राइट्स को रीअरेंज कैसे किया जाता है, मेंबर्स के साथ राइट्स को कैसे रीअरेंज किया जाता है। जब भी हम कंपनी के राइट, कंपनी अपने मेंबर्स के साथ या क्रेडिटर्स के साथ राइट्स को रीअरेंज करेगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बोलेंगे। और इसके लिए देखो, जैसे रिडक्शन के लिए मैंने बताया, तो आप चाहो तो जब भी अरेंजमेंट हो रहा है तो 230 231 के रूट से चले जाओ, और चाहो तो उनके अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन है तो उस रूट से भी जा सकते हैं, सेक्शन 66 है उस रूट से भी चले जाओ, अगर अरेंजमेंट करना है तो उसमें से ले आओ, 230 231 के रूट से ले आओ। सेम जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज करा था, तो चाहो तो 48 सेक्शन 48 लगता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर, चाहो तो आप उसमें चले जाओ, चाहो तो आप 230 231 के रूट में आ जाओ, वो आपके पास चॉइस है ना। और 230 और 231 के रूट से आ जाओ, तो दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट, एंड 231 के रूट से आ जाओ, तो ये भी आपके पास क्या है, चॉइस है। ठीक है जी, तो हमने अब हम समझ लिया कि अरेंज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का नॉर्मल मतलब क्या होता है। अभी मैं तुम्हारे को कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में फर्क बताने जा रहा हूं, क्या होता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में फर्क क्या होता है, अब वो बताने जा रहा हूं। लेकिन नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर क्या होते हैं, राइट्स को रीअरेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, राइट्स को रीअरेंज किया जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। और किसके बीच में राइट्स रीअरेंजमेंट होती है, कंपनी और मेंबर्स के बीच में, या क्लास ऑफ मेंबर्स बोल लो, या कंपनी और क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में रीअरेंजमेंट की जाती है। ठीक है जी, बेस क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं तुम्हारे को कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के अंदर फर्क बताता हूं, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में क्या फर्क होता है वो देखते हैं। तो गाइस अब हम करते हैं कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट के बीच में डिफरेंस, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अब जरा देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज। अगर तुमसे कोई नॉर्मल मतलब पूछे कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज का होता है सेटलमेंट कर लेना, है ना, होता है ना। जैसे पापा लोग नहीं बोलते, आपने पापा को बोला पापा आईफोन चाहिए, पापा कहते देख यार इस बार खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, हाथ थोड़ा टाइट है, कुछ और ले ले यार थोड़ा सा, अगली बार फिर कभी ले लेंगे। तो इसका मतलब आपने क्या करा, पापा को बोला पापा चलो कोई बात नहीं, आईफोन थोड़ा महंगा है ना, आप एक काम करो थोड़ा वन प्लस दिलवा दो, वन प्लस थोड़ा सस्ता है, वन प्लस दिलवा दो। इसका आपने क्या करा है, सेटलमेंट कर ली, पापा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मतलब एक चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, जो मिल रहा है वो सही, कुछ तो मिल रहा है वरना इससे भी जाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज का सीधी सी भाषा में मतलब होता है सेटलमेंट करना। और कॉम्प्रोमाइज अब कब करते हैं, जब डिस्प्यूट होता है, कहते नहीं कई बार दो बंदों के बीच में लड़ाई हो गई, तो हम लोग कहते हैं चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, सेटलमेंट कर लो यार। अच्छा, लड़ाई किसी चीज को लेके होती है, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, तो हम लोग बोलते हैं तुम अपनी छोड़ो यार, दोनों मिलके मान लो ये बात को, बात खत्म करो, कलेश को खत्म करो। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज कब होता है, जब कोई डिस्प्यूट होता है। प्रैक्टिकली ये चीज का मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज के लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि डिस्प्यूट होना जरूरी है। जब भी कोई डिस्प्यूट है और आप उस डिस्प्यूट को सेटल करवा रहे हो तो इसको हम कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज। तो दो एग्जांपल लेके समझाता हूं, एग्जांपल लेके बात करते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो ये बैंक है, तो ये बैंक हो गया क्रेडिटर, एंड मान लो कंपनी हो गई बोरोवर। मान लेते हैं इस बैंक ने इस कंपनी को लोन दिया है 10 करोड़ रुपए का, मान लेते हैं एट रुपीज 15% पर एनम इंटरेस्ट है, इसके ऊपर 15% पर एनम इंटरेस्ट है। मान लो ये कंपनी जो है अनएबल टू पे हो गई, लोन का पैसा नहीं चुका पा रही, अनएबल टू पे लोन अमाउंट, अनएबल टू पे लोन अमाउंट, ये नहीं चुका पा रही, बैंक मांगे जा रहा है ये नहीं दे रहे, बैंक मांगे जा रहा है नहीं दे रहे, ये गोली पे गोली दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हो गया डिस्प्यूट, और दोनों के बीच में हो गया डिस्प्यूट, लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट होने के बाद अल्टीमेटली ये लोग कोर्ट में गया, बैंक गया कोर्ट में, और कोर्ट में इसके ऊपर केस कर दिया, तो डिस्प्यूट हो चुका है। अब कोर्ट में जाकर सेटलमेंट ये हुई कि कंपनी ने हाथ जोड़कर कोर्ट में जाकर ये बोला कि हम इस बैंक को पे कर देंगे, लेकिन इस बैंक को बोलो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, 15% से कितना कर दे, 5% कर दें, 5% पर एनम कर दें। इसका मतलब 15% से 10% कम करके सीधा कितना मिले, 5%, कि हम खाली मैक्सिमम 5% पर एनम पे कर सकते हैं, हम 15% पर एनम पे नहीं कर सकते। बैंक को बोलो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% कर दे, हम पैसा चुका देंगे।
किसने बोला? कंपनी ने बोला। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया बैंक से परमिशन लेके कि क्या कर दें ऐसा, बैंक ने अलाउ कर दिया कि हाँ करवा दो, कोई बात नहीं। इसका मतलब यहां पे अब सेटलमेंट हुई है, इन दोनों केस में सेटलमेंट हुई है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि क्रेडिटर्स के राइट्स रीअरेंज हुए हैं? ये क्या हुए हैं? रीअरेंज। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट है। ये हमने एग्जांपल ऊपर भी पढ़ा था ना कि क्रेडिटर के साथ की एग्जांपल देके, कहां पढ़ा था? हाँ, कि रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने तुम्हें बताया था एग्जांपल अरेंजमेंट का, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए तो वो भी एक अरेंजमेंट है। कि वहां पे राइट्स, क्योंकि अरेंजमेंट के राइट्स को रीअरेंज करना, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स के राइट्स को रीअरेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज करके दूसरे राइट्स बना रहे हैं। पहले उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% देने का राइट था, अब वो 5% लेंगे, उनके राइट्स रीअरेंज हुए हैं। तो ये अरेंजमेंट है। लेकिन ये अरेंजमेंट डायरेक्टली अरेंजमेंट हुआ है या पहले कॉम्प्रोमाइज हुआ? पहले कॉम्प्रोमाइज हुआ। पहले सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट डिस्प्यूट को सेटल कराया गया, और सेटल कराने के बाद क्या अरेंजमेंट किया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%। तो इसका मतलब ये कॉम्प्रोमाइज भी है और अरेंजमेंट भी है। कॉम्प्रोमाइज का सीधे सा मतलब होता है डिस्प्यूट को सेटल कराना, और सेटल कैसे हुआ? 5% पे, लेकिन पहले डिस्प्यूट राइज हो चुका था, उसके बाद सेटल करवाया 5%। तो इसका मतलब यहां पे कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज यहां पे क्या है? डिस्प्यूट को सेटल कराना, कि जो बैंक कंपनी पैसा दे ही नहीं रही थी उसको मनवा दिया कि हाँ भाई हम देने को तैयार हैं, कंपनी मान गई, जिसका उन्होंने सेटलमेंट कर ली। और अरेंजमेंट क्या है कि कितने पे सेटलमेंट कर ली? 5% पे। तो ये कॉम्प्रोमाइज भी है और अरेंजमेंट भी है। तो मगर कॉम्प्रोमाइज की प्री कंडीशन क्या है? कि डिस्प्यूट होना जरूरी है, पहले डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करवाया जाएगा। केस 2, ये तो केस 1 है, ये केस 1 है, ये केस 1 था। अब केस 2 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सेम एग्जांपल रख रहे हैं, केस 2। केस 2, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, और ये जो कंपनी है, मान लो ये बैंक है, मान लो इस बैंक ने इस कंपनी को लोन दिया है 10 करोड़ रुपए का। सेम वही एग्जांपल है। तो ये बैंक क्रेडिटर हो गया, और ये जो है क्या कहते हैं कंपनी है, ये बोरोवर हो गई। और सेम एट 15% पर एनम इंटरेस्ट पे दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। अब बात ये हुई, डिस्प्यूट तो हो चुका है, 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। ये कंपनी जो है ना, ये जो कंपनी है, ये ना लॉसेस फेस कर रही है बहुत ज्यादा, और इसको पता है कि ये नहीं चुका पाएगी। मतलब अभी डिस्प्यूट हुआ नहीं है, अभी डिस्प्यूट हुआ नहीं है, हो सकता है, डिस्प्यूट हुआ नहीं है, हो सकता है इन्होंने डिस्प्यूट होने से पहले ही बैंक के पास रिक्वेस्ट कर दी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराकर 15% से 8% कर दो या 5% कर दो, हम इससे ज्यादा पे नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट है, हमारे लॉसेस हो रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट देख लो। बैंक मान गया, बैंक ने एग्री कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया विदाउट कॉम्प्रोमाइज। अरेंजमेंट हो गया विदाउट कॉम्प्रोमाइज मींस यहां पे क्योंकि डिस्प्यूट था ही नहीं, डिस्प्यूट होने से पहले ही इन्होंने क्या कर ली? सेटलमेंट कर ली, सेटलमेंट कर ली और अपने राइट्स को रीअरेंज करवा लिया। इसका मतलब अगर डिस्प्यूट होने के बाद सेटलमेंट हो रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज कहलाएगा, कि डिस्प्यूट सेटल हुआ है और उसके बाद फिर अरेंजमेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट दोनों होगा। अगर डिस्प्यूट सेटल होने से पहले ही क्या करवा लिया, डिस्प्यूट होने से पहले ही अगर आपने अपने राइट्स को रीअरेंज करवाया तो वो खाली अरेंजमेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मैं कह सकता हूं, एवरी कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड्स अरेंजमेंट। क्योंकि जब भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो डिस्प्यूट सेटल होगा, सेटल होने के बाद अल्टीमेटली राइट्स को रीअरेंज किया जाएगा, तो जब भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो अरेंजमेंट तो होगा ही होगा। तो एवरी कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड्स अरेंजमेंट, बट एवरी अरेंजमेंट डज नॉट इंक्लूड कॉम्प्रोमाइज।
तो एवरी कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड्स अरेंजमेंट बट एवरी अरेंजमेंट डज नॉट इंक्लूड कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि कह रहा है कॉम्प्रोमाइज जो है उसमें अरेंजमेंट हमेशा कवर होगा, मगर अरेंजमेंट में जरूरी नहीं है कॉम्प्रोमाइज हो। कि अगर देखो, अगर बिना डिस्प्यूट के ही सेटलमेंट हो रही है और राइट्स रीअरेंज हो रहे हैं तो वो खाली अरेंजमेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन पहले डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट को सेटल करवाने के बाद राइट्स को रीअरेंज किया गया तो वो क्या है, अरेंजमेंट भी है और कॉम्प्रोमाइज भी है। सो इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इन केस ऑफ नोट बना लो ऐसे, इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज there is a precondition that there must be existence of dispute. कॉम्प्रोमाइज के केस में एक प्री कंडीशन है कि डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, डिस्प्यूट और आप उसको सेटल कराने के लिए केस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। बट इन केस ऑफ अरेंजमेंट बट ऐसे लिख लो, बट arrangement can be made even without existence of any, बिना डिस्प्यूट के भी अरेंजमेंट हो सकता है। डिस्प्यूट होने के बाद तो अरेंजमेंट हो गई, कॉम्प्रोमाइज होगा तो अरेंजमेंट हो गई, लेकिन बिना डिस्प्यूट के भी अरेंजमेंट हो सकता है। आपने देख लिया, डिस्प्यूट होने से पहले अगर आप अपने राइट्स को रीअरेंज करवा रहे हो, सेटलमेंट करवा रहे हो, तो दैट इज क्या, अरेंजमेंट ओनली। तो ये एक कंडीशन थी। अच्छा, आप भले ही कॉम्प्रोमाइज करो या अरेंजमेंट करो, सेक्शन सेम ही लगेगा, 230 या 231, सेक्शंस में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी था। अब एक चीज और बात करते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। अब एक टर्म और आ रही थी, अमलगमेशन। अमलगमेशन, तो अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो एक बहुत वाइडर टर्म है, बहुत वाइडर टर्म है। तो अरेंजमेंट जो है ना एक बहुत वाइडर टर्म है। आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट फर्क समझ आ गया, अरेंजमेंट एक वाइडर टर्म है। अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, अरेंजमेंट ऐसे लिख देते हैं यार, रुक जाओ। अब हमने अरेंजमेंट समझ लिया। अरेंजमेंट मींस रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स, and it includes क्या हो रहा है भाई, तो क्या चाहता है मेरे से, मच्छर आगे भी। इट इंक्लूड्स अमलगमेशन, it includes amalgamation, it includes external reconstruction, so it includes amalgamation, it includes external reconstruction, and
एनी अदर केस, एनी अदर केस क्या क्या आ सकता है एग्जांपल, क्योंकि देखो ये इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन है, मींस वाली डेफिनेशन तो है नहीं, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। तो एनी अदर केस के अंदर क्या आ सकता है, एनी अदर केस के अंदर क्या आ सकता है, एग्जांपल लेके बात करें तो एनी अदर केस में आ सकता है डीमर्जर, एग्जांपल डीमर्जर। एग्जांपल 1 है, ये 1 कर देते हैं, एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 सेटलमेंट विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग डिविडेंड। जो तुम्हारे को समझाया था कि प्रेफरेंस वालों को हम 10% डिविडेंड दे रहे हैं, अब हम उसको कम करके 5% करना चाहते हैं, 8% करना चाहते हैं डिविडेंड एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल ऊपर दिए थे, वो सब इसी का पार्ट है, एनी अदर केस में आ जाएंगे ना, वो जो क्रेडिटर से सेटलमेंट करना वो सब इसी का पार्ट है। तो इधर अमलगमेशन आ गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आ गया, एनी अदर केस आ गया। बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात हो रही है इस सेक्शन के अंदर, किसके अंदर, अरेंजमेंट के अंदर 3 चीजों के बारे में बात हो रही है मेनली। जो बचे कुछ, देखो अमलगमेशन ये एक चीज होती है, अमलगमेशन एक होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो बच कुछ जितने भी अलग तरीके से आप रीअरेंजमेंट करवा रहे हो वो सब एनी अदर केस का पार्ट हो गया। जितने भी अलग तरीके से आप रीअरेंजमेंट करा रहे हो वो सब एनी अदर केस का पार्ट हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, जरा देखो अब इन सबको समझते हैं वन बाय वन। व्हाट इज अमलगमेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एनी अदर केस में तो हमने अरेंजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। तो अब हमने कॉम्प्रोमाइज समझ लिया, अरेंजमेंट समझ लिया, अरेंज, फिर अमलगमेशन तीसरा टर्म थी जो 3 समझनी थी हमने, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन। तो अरे अमलगमेशन किसका पार्ट है, सेक्शन 2 था, मतलब अरेंजमेंट का ही पार्ट है, ऑल्दो इसके लिए सेक्शन है 232। लेकिन अमलगमेशन क्योंकि अरेंजमेंट का ही पार्ट है, तो इसका एक चीज तो क्लियर होती है कि जब भी सेक्शन 232 आप अमलगमेशन का पढ़ोगे तो साथ में 230 231 भी हमेशा लगेगा, क्योंकि वो पहले अरेंजमेंट के पार्ट है तो उसके साथ साथ चलेगा वो। इसका तुम्हें एक चीज और समझ आ गई कि अमलगमेशन का सेक्शन है 232, आप अमलगमेशन कराओगे, देखो इसका ऐसे लिख लेते हैं, सेक्शन 230 प्लस सेक्शन 231, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के सेक्शन है। एंड सेक्शन 232 जो है वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन वगैरह के बारे में बात करता है। तो अमलगमेशन का सेक्शन है ये 232। और मैंने तो बताया कि अमलगमेशन अरेंजमेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि जब भी आप एक कंपनी दूसरी कंपनी में अमलगमेट होगी, मर्ज होगी, जब मर्जर होगा तो 2 कंपनी आपस में जुड़ जाएंगी, तो उस केस के अंदर आपको पता है कि जब 2 कंपनी आपस में जुड़ेंगे और अमलगमेट होंगी तो उस केस के अंदर उनके शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंजेस आएंगे, जो कंपनी अमलगमेट हो रही है उसके सारे शेयर होल्डर दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो राइट्स वहां पे रीअरेंज होते हैं। क्योंकि राइट्स रीअरेंज हो रहे हैं तो अरेंजमेंट तो होगा ही वो, इसलिए अमलगमेशन अरेंजमेंट का ही पार्ट होता है। तो जब भी कंपनी अमलगमेशन करेगी तो 232 तो लगेगा, साथ में 230 एंड 231 भी लगेगा, लेकिन 230 231 बिना 232 के भी लग सकते हैं, ये समझाना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी मान लो किसी नॉर्मल तरीके का अरेंजमेंट कर रही है, अमलगमेशन वगैरह नहीं कर रही, नॉर्मल अरेंजमेंट कर रही है, जैसे अभी वो क्रेडिटर्स के राइट्स में कोई चेंजेस करें हैं वगैरह वगैरह, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड वगैरह में कोई चेंजेस करें हैं, तो उसमें खाली अरेंजमेंट हो रहा है, अमलगमेशन नहीं हो रहा, तो 232 नहीं लगेगा, खाली 230 231 लगेगा। लेकिन जब कंपनी अमलगमेशन करेगी तो ऑब्वियस सी बात है 232 तो अमलगमेशन का स्पेसिफिक सेक्शन है, वो तो लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली अमलगमेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ही पार्ट है, अरेंजमेंट का ही पार्ट है, 230 231 भी लगेगा। तो समझने वाली चीज ये है कि जब भी 232 लगेगा तो 230 एंड 231 हमेशा लगेगा साथ में, लेकिन 230 एंड 231 बिना 232 के भी लग सकते हैं, अगर अमलगमेशन का केस नहीं है तो वो खाली वही लगेंगे और आपको 232 लगाने की जरूरत नहीं है, ये समझने वाली चीज है। ठीक है, अब मैं अल्टीमेटली समझा क्या रहा था, अमलगमेशन होता क्या है। अगर मैं तुम्हें सीधी सी भाषा में बताऊं ना, तो अमलगमेट का इंग्लिश मतलब होता है टू कंबाइन, 2 चीजों को कंबाइन करना इज कॉल्ड अमलगमेशन।
और ना मर्जर और अमलगमेशन में भी बात करेंगे अभी ऊपर। देखो एक टर्म है अमलगमेट और एक टर्म है मर्जर। बड़े ध्यान से सुन लेना, आप कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट में ना तो मर्जर डिफाइन है ना अमलगमेशन डिफाइन है। तो एज पर कंपनीज एक्ट ऑल्दो अमलगमेशन के प्रोविजन, अमलगमेशन वर्ड यूज हो रहा है 232 में, लेकिन अमलगमेशन होता क्या पूरे कंपनी एक्ट में ये डिफाइन नहीं है। अमलगमेशन कराने के लिए क्या प्रोविजन लगेंगे ये जरूर बताया हुआ 232 के अंदर, लेकिन अमलगमेशन खुद क्या होता है ये नहीं बताया गया। तो वो नॉर्मल इंग्लिश में तो मतलब लोग, इसका नहीं बताया गया। तो एज पर कंपनी, ऐसे लिख लो, these terms are not defined under कंपनीज एक्ट। मर्जर और अमलगमेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। तो इसका अगर कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप मर्जर करो या अमलगमेशन करो, बात एक ही है, दोनों चीजों को सेम ही मानेंगे। और देखो मर्जर का मतलब क्या, दो कंपनियों को जोड़ना। अमलगमेशन का मतलब भी क्या होता है, टू कंबाइन, दो कंपनियों को जोड़ना। ऑल्दो मर्जर और अमलगमेशन में फर्क होता है। एज पर अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बात करूं तो फर्क होता है, रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी फर्क होता है। तो मर्जर और अमलगमेशन रियल लाइफ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क होता है, लेकिन अगर मैं एज पर कंपनी एक्ट की बात करूं तो आप मर्जर करो या अमलगमेशन करो, प्रोविजन सेम ही लगेंगे। कंपनी एक्ट में कोई भी चेंज नहीं है, कंपनी एक्ट में कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर मैं कंपनी एक्ट में बोलूं कि हम मर्जर कर रहे हैं तो सेक्शन कौन सा लगेगा, 232। अगर मैं कंपनी एक्ट में बोलूं हम अमलगमेशन कर रहे हैं तब भी सेक्शन कौन सा लगेगा, 232। कोई फर्क नहीं है कि आप मर्जर करो अमलगमेशन करो, एज पर कंपनी एक्ट दोनों के प्रोविजन सेम है। ठीक है, ये चीज समझने वाली बहुत जरूरी है। तो क्या मर्जर अमलगमेशन में तुमसे आज के पूछे क्या मर्जर अमलगमेशन फर्क है, तो तुम ये बोलोगे एज पर कंपनी एक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमलगमेशन, क्योंकि जब वो डिफाइन ही नहीं है तो फर्क कहां से होगा, कंपनी एक्ट में डेफिनेशन ही नहीं तो फर्क कहां से होगा। बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलूं मैं, अभी AS 14 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है जो डील करता है उसके अंदर मर्जर अमलगमेशन भी, उसके बारे में बात करूंगा वो क्या बोलता है, या इनकम टैक्स एक्ट में। तो अगर उनके अकॉर्डिंग बात करूं तो फर्क है मर्जर अमलगमेशन में, लेकिन नॉर्मली फर्क नहीं होता। तो पहले मैं तुमसे नॉर्मली भी हम यही समझते हैं कि मर्जर अमलगमेशन एक ही चीज है, तो मर्जर अमलगमेशन एक ही चीज है, तो हम मगर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो क्या होता है मर्जर अमलगमेशन, जरा देखते हैं, जरा सुनना बड़े ध्यान से। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड। अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में मर्ज होना चाहती है तो हम इसको बोलेंगे, एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड में क्या होना चाहती है, मर्ज होना चाहती है, तो जो मर्ज हो रही है उसे हम बोलेंगे मर्जिंग कंपनी, और जिसमें मर्ज हो रही है उसे हम बोलेंगे मर्ज्ड कंपनी। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है तो जो मर्ज हो रही है उसे हम बोलते हैं मर्जिंग कंपनी, और जिसमें वो मर्ज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, मर्ज्ड कंपनी। ठीक है, मर्ज कंपनी। ठीक है, अब इसमें देखना, ये कंपनी अब दूसरी कंपनी मर्ज हो रही है, तो जो ये मर्जिंग कंपनी है एक बार जब इसमें मर्ज हो जाएगी तो इस कंपनी के सारे एसेट और लाइबिलिटी, सारे एसेट और लाइबिलिटी इस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, इस कंपनी को। इस कंपनी की सारे शेयर होल्डर्स, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ मर्जिंग कंपनी विल बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ मर्ज्ड कंपनी। ऑफ मर्ज कंपनी। तो जो कंपनी मर्ज हो रही है उसे मर्जिंग कंपनी बोलते हैं, जिसमें मर्ज हो रही है उसे मर्ज कंपनी बोलते हैं। तो मर्जर होने के बाद इस कंपनी के सारे एसेट लायबिलिटी उस कंपनी में चले जाएंगे, इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, और जो शेयर होल्डर इस कंपनी के उस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब उनको ये बोला जाता है तुम अपने पैसे लो और जाओ बाहर। देखो दो ही ऑप्शन होंगे ना, या तो वो कहेंगे कि हमारे को जो हमारे पास इस कंपनी में शेयर है उन शेयर्स के बदले दूसरी कंपनी के शेयर दिला दो, तो हम इस एक्स लिमिटेड के बदले वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि वो ये कहते हैं कि नहीं हमें वाई लिमिटेड में शेयर होल्डर नहीं बनना, तो एक्स लिमिटेड उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, मींस उनको उनका पैसा देके उनको भगा देगी वापस, की बात खत्म। अच्छा, उनके शेयर्स के पैसे देके। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद ये कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म, और एक ही कंपनी रह जाएगी वाई लिमिटेड। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये हो गया एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड इज इक्वल टू वाई लिमिटेड, ये वाला केस हो गया।
कि एक्स कंपनी किस में मर्ज हो गई, वाई के अंदर मर्ज हो गई, और खत्म होने के बाद एक नई कंपनी बन गई, कौन सी, वाई, और एक्स का अस्तित्व भी खत्म हो गया, एक्स नाम की कोई कंपनी रह ही नहीं गई। दिस इज मर्जर। इसी को हम अमलगमेशन भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी। देखो क्योंकि मैंने तो बताया कि एज पर कंपनी एक्ट मर्जर और अमलगमेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इसका लिए ये खत्म ही हो जाएगी, तो इस कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी वहां चले गए, सारे शेयर होल्डर वहां बने, खत्म हो गए, तो इस कंपनी का जो सारा का सारा बिजनेस है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा, एसेट लायबिलिटी वहां चले गए, शेयर होल्डर्स वहां चले गए, प्लस इस कंपनी का जो बिजनेस है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो काम ये कर रहे थे वो सारा काम उनके कंट्रोल में चला जाएगा, सब कुछ उधर चला जाएगा, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कंपनी कौन सी हो जाएगी, वाई, और एक्स हो जाएगी डिसॉल्व। तो हम अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी मर्ज होती है तो इसी को मर्जर अमलगमेशन इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। इस एक्ट के अंदर अगर हम कंपनी एक्ट में बात करें तो कंपनी एक्ट में बात करें तो मर्जर और अमलगमेशन एक ही बात है। तो इसलिए अगर मैं एज पर कंपनी एक्ट बोलूं तो मान लो अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में मर्ज होती है या अमलगमेट होती है, एक ही बात है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस कंपनी के क्या क्या नाम हो सकते हैं, इस कंपनी को हम एक तो बोल सकते हैं मर्जिंग कंपनी क्योंकि ये मर्ज हो रही है, और जिसमें वो मर्ज हो रही है उसे हम बोलेंगे मर्ज्ड कंपनी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हम इसको बोलेंगे अमलगमेटिंग कंपनी बोल सकते हैं क्योंकि अमलगमेट हो रही है, बात एक ही है, मर्जर अमलगमेशन। और जिसमें वो अमलगमेट हो रही है उसे हम बोलेंगे अमलगमेटेड कंपनी। नाम पता होने जरूरी है सारे। फिर तीसरा इसको और नाम भी दिया जा सकता है, एक और नाम क्या दिया जा सकता है, तीसरा नाम दिया जा सकता है, इसे हम बोल सकते हैं ट्रांसफरर कंपनी, एंड इसे हम बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर वो जो ट्रांसफर कर रहा है अपनी चीजें, और ट्रांसफरी वो जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ट्रांसफरर कंपनी अपने, क्योंकि इसको ट्रांसफर कंपनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, इस कंपनी का सारा बिजनेस वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर कंपनी और वो ट्रांसफरी कंपनी, और उसके आफ्टर अमलगमेशन क्या हो जाएगा, एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड इज इक्वल टू वाई लिमिटेड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स खत्म और नई कंपनी बन गई वाई, मतलब एक्स खत्म, वाई एक्स वाई के अंदर मर्ज हो गई और अब एक ही कंपनी रह गई वाई। एक मर्जर इस तरीके का होता है। अच्छा एक मर्जर इस तरीके का भी होता है, तुम्हें अगर पता हो तो, कि एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड इज इक्वल टू एक्स वाई लिमिटेड। मतलब एक्स भी खत्म हो गई तो इसमें ये क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी मर्जिंग कंपनी 1, ये हो जाएगी मर्जिंग कंपनी 2, एंड ये हो जाएगी मर्ज कंपनी। ये कौन सी हो जाएगी, मर्ज। इसका मतलब यहां पे मर्जिंग कंपनियां दो हैं, और दोनों किसमें मर्ज हो गई, एक नई कंपनी बन गई एक्स वाई लिमिटेड, और ये दोनों हो गई खत्म और एक नई कंपनी बन गई एक्स वाई लिमिटेड, ये भी मर्जर है। तो इसको हम अमलगमेशन भी बोल देते हैं कंपनी एक्ट में। क्योंकि अब देखो बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके सिखाते हैं, तुम्हें अगर अकाउंट्स के टीचर से तुम पढ़ोगे ना, अकाउंट्स के टीचर इस तरीके सिखाते हैं कि भाई एक्स प्लस वाई जुड़ के अगर एक्स वाई बन रही है तो ये अमलगमेशन है, और एक्स प्लस वाई जुड़ के अगर खाली वाई बन रही है तो वो मर्जर है। वो अपने तरीके सिखाते हैं कि मर्जर का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, फ्यूज हो गई, खत्म, मतलब उसमें जुड़ गई, है ना। अमलगमेशन का मतलब यही है कंबाइन। तो कंपनी एक्ट में तो कोई फर्क ही नहीं है ना। अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है मैं बताऊंगा, तो अकाउंट्स के टीचर किस तरीके सिखाते हैं मैं भी बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम कंपनी एक्ट में बोले तो आप इसे मर्जर बोल रहे हो अमलगमेशन बोल लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको भी आप मर्जर बोल रहे हो अमलगमेशन बोल लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन एक ही लगेगा 232, बात एक ही है। एज पर कंपनी एक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमलगमेशन, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है तो डिफरेंस कहां से होगा, ठीक है जी। एक तो ये बात हो गई। अच्छा एक और तरीके का बन सकता है, एक तो केस 1 हो गया ये वाला, ये भी मर्जर का केस है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई बन गई। केस 2 है x लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड इज इक्वल टू एक्स। अच्छा ये जो कंपनी है ये एग्जिस्टिंग कंपनी थी, पहले से थी, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी थी, और इसके बदले ये किस में मर्ज हो गई, वाई में, तो वाई तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में थी तो बात ही खत्म हो गई।
लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी थी, मतलब पहले से थी, पैदा हुई भी थी, ये पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी थी, एग्जिस्टिंग कंपनी 1, ये भी एग्जिस्टेंस में थी, ये एग्जिस्टिंग कंपनी 2, और ये न्यू कंपनी बनी है, दिस इज न्यू कंपनी, ये नई बनी है, और इसमें दोनों खत्म हो गई, ये दोनों इसमें चली गई। तो ये कंपनी इन दोनों को मर्ज करने के लिए बनाई गई। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर तुम्हारे को पता हो तो वोडाफोन आइडिया का यही हुआ था। तुम्हें पता होगा वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ था तो वोडाफोन और आइडिया पहले इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, वोडाफोन खत्म, आइडिया खत्म, और दोनों मिलकर बन गई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, है ना, अलग से कंपनी बनाई वोडाफोन आइडिया। तो वो इस तरीके से चली, इस तरीके से। तो ये वाला केस है, वोडाफोन प्लस आइडिया वाला केस, ये वाला आपने देख ही रखा है। अब एक तीसरी कैटेगरी केस 3 और क्या बन सकता है, एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड इज इक्वल टू सी लिमिटेड। इसका मतलब क्या कि ये कौन है, मर्जिंग कंपनी 1, ये हो गई मर्जिंग कंपनी 2, और ये हो गई मर्ज कंपनी। सी लिमिटेड ये मर्ज हो गई, और मान लेते हैं ये भी एग्जिस्टेंस में है, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, एंड ये भी एग्जिस्टिंग है, पहले से ही थी, और सी ने दोनों को ही अपने अंदर मर्ज करवा दिया, एक्स और वाई को। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्स और वाई का सारा बिजनेस सी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स और वाई के सारे एसेट और लायबिलिटी सी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे, इस तरीके चलेगा। मतलब अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, कि मेरा समझाने का मतलब ये है कि देखो जो मर्ज हो रही है वो तो एग्जिस्टेंस में तभी मर्ज हो रही है, जिसमें वो मर्ज हो रही है वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो, वो नई कंपनी भी हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि वो नई हो, वो एग्जिस्टिंग भी हो सकती है। तो मतलब कोई बनी बनाई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि दो कंपनियां मर्ज होकर एक नई कंपनी बनानी है अपने आप को, और उसमें शिफ्ट करवा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि एक्स वाई में मर्जी दोनों एग्जिस्टिंग थी, और एक्स खत्म हो गई, वाई रह गई, ये सिंगल कंपनी का था, एक ही एग्जिस्टिंग कंपनी थी, एक ही मर्जिंग कंपनी थी। फिर हमने देखा कि एक्स और वाई दो कंपनी थी, दोनों खत्म हो गई, नई कंपनी में एक्स वाई लिमिटेड नई बनी है, ये भी मर्जर है, अमलगमेशन में ही है, मर्जर बोल लो अमलगमेशन बोल लो। फिर तीसरा हमने देखा कि एक्स और वाई खत्म हो गई, और एक नई कंपनी में ऑलरेडी एक बनी हुई कंपनी थी उसमें चली गई, वो उसमें मर्ज हो गई, तो एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही, तो ये भी मर्जर है। लेकिन ये जो मर्जर है वो आपने देखा, ये कौन सा केस है कि वहां पे जो जिसमें वो मर्ज हो रही है वो भी एग्जिस्टिंग है, और जो मर्ज हो रही है वो खुद भी एग्जिस्टिंग है, मतलब जो मर्ज हो रही है वो भी एग्जिस्टिंग है, और जिसमें वो मर्ज हो रही है वो भी एग्जिस्टिंग है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो था मर्जर और अमलगमेशन। अब सुनना बड़े ध्यान से, मर्जर और अमलगमेशन के साथ साथ अभी कंपनी एक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक नेक्स्ट टर्म है, हमने अमलगमेशन समझ लिया क्या होता है, अब एक नेक्स्ट टर्म क्या आती है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है सुनना, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में और अमलगमेशन में क्या फर्क होता है जरा ये भी समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बात करूं, बड़े ध्यान सुनना, अगर मैं एज पर कंपनी एक्ट बात करूं तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी डिफाइन नहीं है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन is also not defined under कंपनीज एक्ट। अगर मैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वहां भी डिफाइन नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वो पता है कैसे होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, आपने देखा होगा अकाउंट्स में क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और सुनना बड़े ध्यान से, और मान लो इस कंपनी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मान लो ये कंपनी कोई भी बिजनेस करती है, उस बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मान लो इसको हम लिख देते हैं ओल्ड कंपनी है, ये पहले की बनी हुई कंपनी है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इनको ये लग रहा है कि यार इस कंपनी को ना बंद करके, जैसे होता है ना कंपनी के ऊपर मान लो बहुत सारे केस चल चुके हैं, जैसे मान लो तुम एक घर में रह रहे हो, तुम्हारे घर में बहुत सारी दिक्कत, तुम्हारे घर में सीलन आ गई है, सब कुछ आ गया, तुम्हारा घर पुराना हो गया, बहुत पुराना घर है, घर में सीलन आ चुकी है, चीजें खराब हो रही हैं, तो तुम्हें लगता है कि यार इस घर को बेच के एक नया घर लेंगे, शुरू से उसमें रहेंगे। तो सेम एक ओल्ड कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप ये चाहते हो कि उस कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम वाला एरिया है
उसको उधर ही छोड़ के कंपनी की इज्जत खराब हो रही है, कंपनी गुडविल खराब हो चुकी है, कंपनी बहुत सारे केस चल चुके, कंपनी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, तो आप चाहते हैं उस कंपनी की प्रॉब्लम्स को वहीं छोड़कर जो विदाउट प्रॉब्लम वाला जो एरिया है, मतलब जो कंपनी का ओके एरिया है, एक नई कंपनी बनाओ वाई लिमिटेड, एक न्यू कंपनी बनाओ, न्यू कंपनी बनाओ और उसके अंदर इस कंपनी का सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दो, सारा का सारा, सारा बिजनेस प्लस एसेट और लाइबिलिटी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दो और जो प्रॉब्लम्स है उसको वहीं छोड़ दो, जो प्रॉब्लम्स को वहीं छोड़ दो और एक नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करो, यहां सारा ट्रांसफर कर दो और उसके बाद इस कंपनी को डिसॉल्व करवा दो, उसके बाद इस कंपनी को क्या करवा दो, डिसॉल्व करवा दो, तो उसके बाद एक ही कंपनी रह जाएगी वाई लिमिटेड। दिस इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब बच्चे को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि सर अमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में फर्क क्या है। तो पहली बात तो अगर मैं तुम्हारे को सच्चाई बताऊं तो एज पर कंपनी एक्ट देयर इज नो डिफरेंस, एक ही है, दोनों चीजें एक ही हैं, मर्जर बोल लो, अमलगमेशन बोल लो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोल लो, कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी सेक्शन 232 ही लगता है, 232 ही लगता है। तो आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो भी 232 ही लगेगा, अमलगमेशन कर रहे हो तो भी 232 ही लगेगा, तो फर्क नहीं है। लेकिन एक्चुअल में फर्क अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बताऊं तो हम क्या फर्क जो नॉर्मली अलग अलग ऑथर्स बताते हैं, क्योंकि देखो कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं ना, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, अमलगमेशन की, मर्जर की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, तो जो अलग अलग ऑथर्स के अपना अपना एनालिसिस है, तो एज पर ऑथर्स क्या बताया जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन में क्या फर्क है कि देखो जब एक ओल्ड कंपनी की प्रॉब्लम्स हैं और उसको प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए और बिजनेस को नए तरीके स्टार्ट करने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाती है और पहले वाला सारा बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक कंपनी एग्जिस्टिंग होती है और एक न्यू बनती है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी होती है और एक न्यू कंपनी बनती है। लेकिन अमलगमेशन में आपने देखा था, अमलगमेशन के केस में दोनों ही एग्जिस्टिंग हो सकती हैं, ये भी एग्जिस्टिंग है, ये भी एग्जिस्टिंग है और ये उसमें चली गई और अब एक ही रह गई वाई लिमिटेड। लेकिन ये मर्जर के केस में, अमलगमेशन के केस में, लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस के अंदर एक एग्जिस्टिंग होनी चाहिए और एक न्यू होनी चाहिए, एक न्यू बननी चाहिए। अच्छा अच्छा, इसको ये सिर्फ ऑथर्स डिफाइन करते हैं। और एक दूसरा बोलते हैं इसका रीजन, अमलगमेशन करने का जो रीजन होता है वो होता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, की मान लो ये बिजनेस छोटे लेवल पे चल रहा था, इनको लगा हम अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाते हैं और बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे। तो अगर एक्स वाई में मर्ज हो जाएगी तो वाई का भी सारा बिजनेस एक्स के पास आ जाएगा, एक्स का भी सारा बिजनेस वाई के पास आ जाएगा और वाई का अपना बिजनेस तो बड़े लेवल पे काम करेंगे। और क्योंकि ये कंपनी भी ओके लेवल पे चल रही थी, ये भी ओके लेवल पे चल रही थी, लेकिन इनको बड़े लेवल पे काम करना था, इन्होंने अपने आप को बेच दिया और अब वाई बड़े लेवल पे काम करेगी। या दूसरा तरीका आपने ये देखा था कि ये भी है, ये भी, और इन्होंने अपने आप को मर्ज करवा के दूसरी कंपनी में मर्ज करवा दिया और अब ये बड़े लेवल पे काम करेंगे, सेम इस वाले केस में भी। तो मेनली जो अमलगमेशन मर्जर करने का रीजन होता है वो होता है एक्सपेंशन। लेकिन जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करने का जो रीजन होता है वो होता है क्या, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना, कि जो लॉसेज हैं उसमें जो बहुत सारे दिखते हैं उनको उधर ही छोड़ देना, उस कंपनी को बंद करके कैसे कह सकते हैं नई जिंदगी नए तरीके से स्टार्ट करना। एक होता है कि मान लो मेरे घर है, सुनना बड़े ध्यान से, मान लो मेरे घर है, मेरे एक बराबर में एक और घर है, मेरा ये घर बिल्कुल ओके है, मैं क्या कर रहा हूं, इस घर के साथ एक बराबर वाला घर भी ले रहा हूं, उसको तोड़वा के दोनों को कंबाइन करवा रहा हूं, दैट इज अमलगमेशन या मर्जर बोल लो, कि हमने एक दोनों घर को एक साथ कर दिया, बड़ा कर दिया, तो मेरे को इस घर से भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें दोनों एक साथ है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो गया कि मान लो मेरा ये घर है, इस घर में मेरे को दिक्कत है, मैं इस घर को टोटल बंद करके इसको, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं इसको बेच बूझ के, इसको घर को बेच के इसका जो पैसा निकलता है उससे एक नया घर लेना चाहता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक बंद करके नया। अमलगमेशन में क्या होगा कि ऑल्दो दिखेगा कि ये वाला बंद हो गया है और एक ये पूरा एक ही बन चुका है, लेकिन उसमें क्या है कि वो दोनों मिल के बड़े लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि एक चीज बंद हो चुकी है, दूसरे नए लेवल चल रही है। तो अमलगमेशन में आपका रीजन एक्सपेंशन होता है, जैसे मैंने बताया कि x प्लस वाई में अगर मर्ज हो रही तो y हो गई, तो मतलब दोनों का मिलकर बिजनेस चलेगा। यहां पे तो क्या बिजनेस x का ही था, जब वो y में गए तो y नहीं बनाई गई, x का ही y बिजनेस y पे ट्रांसफर किया, y का वो अपना बिजनेस नहीं था और इधर के प्रॉब्लम वाले एरिया को नहीं छोड़ के नया बिजनेस स्टार्ट करा है। लेकिन वहां पे जब x y में मर्ज हुई तो x का अपना भी बिजनेस है, y का अपना भी बिजनेस, और x जब y में गया तो वो बड़े लेवल पे काम करेंगे, y का अपना भी और x का भी। वहां पे मर्जर जो है, वहां पे जो रीजन है अल्टीमेटली वहां पे भी y रह जाएगी, यहाँ पे भी y रह जाएगी, लेकिन वहां पे आपका रीजन एक्सपेंशन था, यहाँ पे आपका रीजन क्या है, प्रॉब्लम को दूर करके एक नई कंपनी बनाना। अच्छा, तो इसलिए अलग अलग ऑथर्स ये बोल देते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को बिजनेस ट्रांसफर करके नई कंपनी में कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, सारा लॉस करके। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को एग्जिस्टिंग कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो या दो एग्जिस्टिंग कंपनी को एक नई कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो तो अमलगमेशन है। देखो दो बातें होती हैं, ऑथर्स किस तरीके से समझाते हैं, मगर मेरी नजरों में तो सब कुछ ही अमलगमेशन है, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि कोई डेफिनेशन तो नहीं। ऑथर्स ये बोलते हैं कि अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी मर्ज हो रही है, जैसे एक्स प्लस वाई हो गई, तो ये अमलगमेशन है। ऑथर्स ये बोलते हैं कि अगर दो एग्जिस्टिंग कंपनी एक नई कंपनी में जा रही है तो भी अमलगमेशन है। ऑथर्स ये बोलते हैं दो एग्जिस्टिंग नई एग्जिस्टिंग में जा रही है तो भी अमलगमेशन है। लेकिन ऑथर्स ये बोलते हैं अगर एक एग्जिस्टिंग नई में जा रही है तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। लेकिन तुम उसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोल लो,
या अमलगमेशन बोल लो। और तुम्हें मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो मेरे साथ अकाउंट्स की टीचर में बहुत सारे लिंक है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि सर अकाउंटिंग में कोई फर्क पड़ता है, तो वो कहते हैं सर अकाउंटिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंट्स में जब हम बच्चे को क्वेश्चन कराते हैं तो हम सारा खेल, सारा फोकस होता है कि कितने एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं, कितनी लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, सारा फोकस उस पर होता है। तो वो तो दोनों ही केस में होगा। अगर आप एक्स एग्जिस्टिंग वाई में जाएगी तो सारे एसेट और लायबिलिटी वाई में ट्रांसफर हो जाएंगे, इधर के सारे शेयर होल्डर उधर चले जाएंगे, यही होता है। सेम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी यही होगा कि एक्स के सारे शेयर होल्डर वहां चले जाएंगे और एक्स के सारे एसेट लायबिलिटी वाई में चले जाएंगे। तो अकाउंटिंग में सारा फोकस एसेट लायबिलिटी पर होता है। तो इसलिए मैंने जब अकाउंट्स के टीचर से बात करी तो उन्होंने बोला कि सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर और उसमें क्या कहते हैं अमलगमेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, अकाउंटिंग के अंदर भी। और लॉ में तो मैंने तुम्हें बताया कि जब वो डिफाइन ही नहीं है तो कोई डिफरेंस नहीं है। लॉ के अंदर तो मर्जर, अमलगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि तीनों चीज डिफाइन है, तीनों के लिए एक ही सेक्शन लगता है। लेकिन अकाउंटिंग में, सुनना पड़े ध्यान से, अकाउंटिंग के अंदर मर्जर और अमलगमेशन में डिफरेंस है, लेकिन एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। मर्जर अमलगमेशन में क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो हमने क्या डिफरेंस देखा कि अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी में मर्ज हो रही है, जैसे वाला केस था, और एक्स वाई में गई, दोनों एग्जिस्टिंग थी, तो वो अमलगमेशन कहलाएगा। लेकिन अगर एक्स पुरानी होती है और वाई नहीं होती तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है, और उसका पर्पस और वो हमने नीचे देखा। लेकिन दूसरा फर्क ये था कि एक्स में क्या था कि जब वो नई बन रही है तो इसका मतलब सारा पुरानी वाली कंपनी का बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है और उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म करके यहां लेके आया जा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, मैंने तुम्हें बताया दूसरा पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव का, कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना चाहते, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आप एक प्रॉब्लम को खत्म करके दूसरे नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और अमलगमेशन में आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो। तो और अगर दो का एग्जिस्टिंग कंपनी नई में जा रही है तो भी अमलगमेशन है, दो एग्जिस्टिंग कंपनी में जा रही है तो भी अमलगमेशन है, दो तीन जितनी मर्जी हो जाए। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी अगर दूसरी कंपनी में जा रही है, एक पुरानी है एक नई है, तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। लेकिन प्रैक्टिकली तो इसको तुम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोल लो या अमलगमेशन बोल लो, बात एक ही बात एक ही। अकाउंटिंग में भी सेम फर्क है और लॉ में भी सेम फर्क है। इसको अलग अलग ऑथर्स अलग अलग स्लाइड सा डिफरेंस देते हैं, वो मैं तुम्हें समझा डिफरेंस कहां मानते हैं वो, कि अगर एग्जिस्टेंस में जाएगी सिंगल कंपनी तो वो अमलगमेशन, एग्जिस्टिंग न्यू में जाएगी तो वो क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। लेकिन दूसरा डिफरेंस ऑब्जेक्टिव से पता लग जाएगा, अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम खत्म करके नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। आप उस पहले वाले बिजनेस को नए एक्सपेंड करके दूसरे लेवल में, दूसरी कंपनी में मर्ज करके बड़े लेवल पे करना चाहते हो और अपनी कंपनी को खत्म करना चाहते हो, तो वो मर्जर है। तो ये एक फर्क है अमलगमेशन और अमलगमेशन मर्जर बोल लो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में फर्क है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का जब हम मर्जर अमलगमेशन से कंपैरिजन कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे। अब मर्जर और अमलगमेशन में आपस में क्या फर्क है वो देख लेते हैं एज पर अकाउंटिंग एस्पेक्ट। लेकिन एज पर लॉ तो तीनों में कोई फर्क नहीं है, मैंने तो बता दी, सेक्शन सेम ही लगेंगे। लेकिन अब हमने ये सब देख लिया कि कहां कहां फर्क एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आता है और कहां फर्क मर्जर अमलगमेशन में आता है। अब मर्जर और अमलगमेशन में फर्क बताता हूं क्या होता है। अगर एक्स लिमिटेड का मेन एम, अगर इस कंपनी का मेन एम वाई लिमिटेड के बिजनेस को एक्वायर करना है एंड जो एसेट्स हैं एक्वायर हो रहे हैं इंसिडेंटली, एसेट्स आर एक्वायर्ड। अब हम किस में फर्क पड़ रहे हैं, मर्जर अमलगमेशन। वैसे तो मैंने बताया कि एज पर कंपनी एक्ट मर्जर करो, अमलगमेशन करो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करो, प्रोविजन सेम लगते हैं। लेकिन अब मैं फर्क बताने जा रहा हूं कि फर्क होता कहां है, किसके अंदर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, और सॉरी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और मर्जर अमलगमेशन में तो हमने सेम समझ, उस टाइम पे हमने ये समझा था कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अलग चीज है, मर्जर अमलगमेशन अलग चीज है, और मैं उनमें फर्क बता रहा था। अब मर्जर और अमलगमेशन में क्या फर्क है, एज पर कंपनी एक्ट तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अकाउंटिंग एस्पेक्ट में कहां फर्क आया था मैं वो बताया था कि अगर आपका मेन एम किसी कंपनी का बिजनेस एक्वायर करना है, एसेट्स आप इंसिडेंटली एक्वायर कर रहे हो, एसेट्स आर एक्वायर्ड इंसिडेंटली, then this is merger, then this is merger। अगर आपकी कंपनी का मेन एम दूसरी कंपनी के बिजनेस का एक्वायर करना है, एसेट्स आपको उसकी मजबूरी में लेने पड़ रहे हैं, इंसिडेंटली लेने पड़ रहे हैं, तो वो मर्जर है। तो इसका मतलब
एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड का जो है वो अपने अंदर मर्ज करे तो ये मान लो मर्जिंग कंपनी है और ये मर्ज कंपनी है। अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर रही है, यहां से बिजनेस भी ट्रांसफर होगा। सुनना बड़े ध्यान से, मैं भी बताऊंगा ये क्या फर्क होता है। प्लस एसेट्स लाइबिलिटी सब ट्रांसफर होंगे, तो ये मर्जर है। सब ट्रांसफर होंगे तो ये मर्जर है। बट केस वन, बट केस टू, अगर ए एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है, अगर इसका मेन एम ओनली एक्विजिशन ऑफ एसेट्स है एंड देयर इज नो इंटरेस्ट इन बिजनेस, then this is amalgamation. Then अमलगमेशन, तो इसका मतलब ये हो गई अमलगमेटिंग कंपनी जो अमलगमेट होगी, और ये हो गई अमलगमेटेड कंपनी। है ना, और इस कंपनी के सारे एसेट और लाइबिलिटी यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसका समझना बड़े ध्यान से, मतलब क्या है इसको बड़े ध्यान से समझना है कि अमलगमेशन और मर्जर में फर्क क्या है। अगर आपका मेन एम किसी का बिजनेस एक्वायर करना है, आपको उसके एसेट से कोई लेन देन नहीं है, सॉरी एसेट से कोई लेन देन नहीं, लेकिन फिर भी आपको मजबूरी में लेने पड़ रहे हैं, और आप उसका बिजनेस एक्वायर कर लेते हो, तो आप बिजनेस ले रहे हो तो अब उसका सारा धंधा ही ले लिया आपने, तो उसके एसेट भी ले रहे हो मजबूरी में, तो दिस इज मर्जर। अगर आपका मेन एम किसी के खाली एसेट एक्वायर करना है, बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है, तो दैट इज अमलगमेशन। एग्जांपल लेके बात करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। मान लो मैं हूं, मान लो मेरी, ऐसे नीचे एग्जांपल लेके बात करते हैं। ये लिख के क्या समझाऊंगा, ऐसे समझो। मान लो मैं हूं, मेरी एक दुकान है, ये मेरी शॉप है, मेरे बराबर में किसी और की भी शॉप है। मान लो मेरा भी किराने का काम है, उसका भी किराने का काम है, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। मैं सामने वाले को क्या बोलता हूं, मेरे ना एक्चुअल में वो मेरा बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है, वो मेरा बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है। मैं उसको क्या बोलता हूं, सुन मेरी बात, मैं उसको ये बोलता हूं, मेरे भाई तू अपना पूरा का पूरा बिजनेस मेरे को सेल कर दे, अपनी दुकान मेरे को सेल कर दे, तेरा जो बिजनेस है, तेरे जो कस्टमर वस्टमर है, ताकि वो सब मेरे पास है, और तू ये काम ही करना बंद कर दे, तू ये काम ही करना बंद कर दे, अपना पूरा का पूरा बिजनेस मेरे को सेल कर दे। अपना बिजनेस की वैल्यू बता, तेरी गुडविल की वैल्यू बता, तेरे एसेट की वैल्यू बता, दुकान में कितना सामान पड़ा है वो सब एसेट हो गए, और जो उसका धंधा है, जो उसकी मार्केट में गुडविल है, वो सबका बता, और मेरे से पैसे ले ले, और मेरे से क्या ले ले, पैसे ले ले। तो मैंने उसको क्या करा, उसके पूरे के पूरे उसके बिजनेस एक्वायर कर लिया, मैंने उसको पैसे दिए और उसको बोला कि आज के बाद तू ये काम नहीं करेगा, उसका पूरा बिजनेस ले लिया और उसकी दुकान भी ले ली, और मैंने उसकी दुकान तोड़वाकर अपनी दुकान एक ही कर दी पूरी दुकान, और अब उसका बिजनेस भी मेरे पास है, उसके कस्टमर भी मेरे पास है। और देखो अल्टीमेटली मेरा उसकी दुकान में इंटरेस्ट था, दुकान में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट ये था कि यार ये मेरे कस्टमर काटता है, इसकी दुकान बंद करवा दो, इसका बिजनेस एक्वायर कर लो, ताकि इसका सारे के सारे कस्टमर मेरे पास ट्रांसफर हो जाए, सारे के सारे कस्टमर मेरे पास ट्रांसफर हो जाए। मेरा मेन एम ये था। अब उसको निकालने के लिए मैंने उसको क्या बोला कि तू अपनी दुकान भी मेरे को ही दे जा, तू क्या, वो क्या था कि यार तुम मेरा बिजनेस ही ले रहे हो, सारे कस्टमर मेरे तुम ले रहे हो, तो मेरी दुकान भी ले लो, इस दुकान का मैं क्या करूंगा, इस दुकान को भी अपने पास ही रखो। तो उसने पूरी की पूरी वैल्यूएशन लगाई, मैंने उसकी दुकान भी खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, और उसके बाद मैंने उस दुकान को उड़वा के एक ही दुकान बना दी, बड़ी कर दी, और आज के उसको बोल दे कि तो ये काम नहीं करेगा, कोई और काम करेगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे उसका बिजनेस भी एक्वायर करा, प्लस उसके एसेट भी ले लिए। दिस इज मर्जर। तो मैंने दो चीजों को इकट्ठे जोड़ दिया। लेकिन केस टू, मेरे बराबर में किसी, मैं मान लो मेरी किराने की दुकान है, मेरे बराबर में किसी और चीज की दुकान है, किसी की मान लो रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, मैंने उस बराबर, मेरे को ना मेरी दुकान छोटी पड़ती है, मेरे को मेरी दुकान छोटी पड़ती है, मैंने बराबर वाले को बोला कि सर मेरे को ना ये दुकान बेचोगे,
वो कहता है यार मैं क्या करूंगा फिर अगर तेरे को दुकान बेच दूंगा। मैं उसे बोलता हूँ सर आप सामने वाली दुकान ले लो, सामने रोड के उस पार वाली दुकान ले लो, आप अपना काम वहां कर लो, है ना, अपना कपड़ों का काम वहां कर लो, मेरे को दुकान छोटी पड़ रही है, मैं इसको बड़ी करूंगा दुकान को, मैं किराने का काम करूंगा पूरी दुकान पे। इसका मतलब क्या मेरे को उसके बिजनेस में इंटरेस्ट है रेडीमेड गारमेंट में, या मैं उसको बोल रहा हूँ अपना बिजनेस अलग से कर ले, कहीं और कर ले, या मेरे को खाली उसकी उस दुकान में इंटरेस्ट है, उसके एसेट में इंटरेस्ट है, दुकान उसकी एसेट है, खाली एसेट में इंटरेस्ट है, ताकि वो एक उसकी दुकान मेरे पास आ जाए, कंट्रोल हो जाए वो दुकान, ताकि मैं एक बड़ी दुकान कर लूं अपनी, और उस पूरी दुकान में मैं किराने का बिजनेस करूं। और उसको मैंने बोला कि आप अपना बिजनेस कहीं और चला लो रेडीमेड गारमेंट का। इसका मतलब मेरा उसके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे मेरा मेन एम ही उसके एसेट को एक्वायर करना है, उसकी दुकान को एक्वायर, मेरे को उसके बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है। अगर मैं उसके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर रहा, खाली एसेट को एक्वायर, दैट इज अमलगमेशन, दैट इज अमलगमेशन एज पर अकाउंट्स। अगर मैं उसका बिजनेस, और पहले वाले केस में मैं उसके एसेट भी एक्वायर कर रहा था और बिजनेस भी एक्वायर कर रहा था, तो उसको मैंने बोलता हूं आज के वक्त ये वाला काम नहीं करेगा, तो मेरा वहां पे उसका मेन एम बिजनेस एक्वायर करना भी था और एसेट एक्वायर करना भी था। तो एसेट हमारा, मगर वहां पे हमारा मेन एम एसेट एक्वायर करना था, बिजनेस एक्वायर करना था, हम चाहते हैं हमारा कॉम्पिटिटर खत्म हो जाए। एसेट हमारा मजबूरी में था, क्योंकि वो कहता कि मैं क्या करूंगा इस दुकान का फिर, तो हमने एसेट मजबूरी में लिए, मेन हमारा बिजनेस था, तो वो मर्जर है। अगर हमारा मेन एम एसेट ही एक्वायर करना है, हमारा बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारे उसको बोला तुम अपना बिजनेस कहीं और कर लो, कपड़ों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दुकान चाहिए सिर्फ, हमारा एसेट में इंटरेस्ट है, तो ये अमालगमेशन है ना। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, तो इसका अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, तो यहाँ पे हमारा मेन एम खाली एसेट एक्वायर करना, बिजनेस एक्वायर करना नहीं है, दिस इज अमालगमेशन। और ऊपर वाले केस में हमारा मेन एम क्या था, बिजनेस एक्वायर करना था, एसेट तो मजबूरी में रहते, दैट इज मर्जर। लेकिन एज पर कंपनी एक्ट, सुनना पड़े ध्यान से, एज पर कंपनी एक्ट आप मर्जर करो या अमलगमेशन करो कोई फर्क ही नहीं। एज पर कंपनी एक्ट करो, आप मर्जर करो या अमलगमेशन करो, आप दोनों में से कुछ भी करोगे, हम उसे एक ही चीज मानेंगे, आप ये करोगे हम तब, आप इसे मर्जर अमलगमेशन बोल लो एज पर कंपनी एक्ट, या इसे भी मर्जर अमलगमेशन बोल लो, दोनों में से किसी को कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कंपनी एक्ट में मर्जर अमलगमेशन सब एक ही बात है, क्योंकि सबके प्रोविजन सेम है, कंपनी एक्ट में कोई डिफरेंस है ही नहीं मर्जर अमलगमेशन में। तो इसलिए तुमसे आज के तो पूछो मर्जर अमलगमेशन फर्क है, तुम बोलोगे एज पर कंपनी एक्ट देयर इज नो डिफरेंस, बट एज पर AS 14 थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने तुम्हें बताया। तो एज पर 14 अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ोगे ना, तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी लिंक कर रहा हूं, तो एक AS 14 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, वो बोलता है अमलगमेशन डिफाइन करता है, AS 14 डील्स विद AS 14 जो है इट डील्स विद अमलगमेशन, वहां पे अमलगमेशन डिफाइन है, और वहां पे लिखा है अमलगमेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो एज पर AS 14 दो चीजें हैं, एक है अमलगमेशन में अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज, और एक है अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। तो अगर आप इसको देखो, तो जो तुम्हारे को मैंने बताया कि अमलगमेशन क्या होता है, जहां पे आपका मेन एम एसेट एक्वायर करना होता है, बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है, और मर्जर क्या होता है, जहां पे आपका मेन एम बिजनेस एक्वायर करना है, एसेट आप मजबूरी में ले रहे हो। तो जब हम बोल रहे हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दिस इज एक्चुअली अमलगमेशन, ये एक्चुअल अमलगमेशन वाला केस है, दिस इज एक्चुअली अमलगमेशन, ये एक्चुअली अमलगमेशन है, जहां पे हम मेन एम हमारा एसेट्स एक्वायर करना है, बिजनेस से हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और ये अमलगमेशन मर्जर है, दिस इज एक्चुअली मर्जर, जहां पे हमारा मेन एम बिजनेस एक्वायर करना है, एसेट हम मजबूरी में ले रहे हैं। तो इसका तुम्हें फर्क समझ आ गया अमलगमेशन मर्जर में। तो एज पर कंपनी एक्ट कोई डिफरेंस है नहीं, एज पर AS 14 अमलगमेशन और मर्जर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, और मैंने तुम्हें बता दिया कैसे है। तो क्या AS 14 में अमलगमेशन के, अच्छा तुम्हें समझ आ गया कि अमलगमेशन बिजनेस में मर्जर में फर्क क्या है, कि अगर आपका मेन एम किसी का बिजनेस एक्वायर करना है, एसेट आप इंसिडेंटली ले रहे हो, तो वो क्या है, मर्जर। अगर आपका मेन एम किसी के एसेट एक्वायर करना, बिजनेस से कोई लेन देन नहीं, तो वो क्या है, अमलगमेशन। तो AS 14 में, AS 14 किस में डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंट्स में अमलगमेशन, और उसके दो पार्ट है, अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज क्या है, वो आपका एक्चुअली अमलगमेशन है, जहां पे खाली एसेट एक्वायर करने की बात हो रही है। अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर क्या है, जो एक्चुअली मर्जर है, जहां पे आपका बिजनेस भी एक्वायर कर रहे हो और आप एसेट भी इंसिडेंटली एक्वायर कर रहे हो। तो ये मैंने तुम्हारे को पूरा का पूरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एज पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मर्जर अमलगमेशन में कंपनी एक्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ये सब में मैंने फर्क बता दिया। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक टर्म और यूज हो रही है, सारी टर्म्स क्लियर कर रहा हूं, अभी तो मैंने सेक्शन पढ़वाया नहीं। तो हमने देखा अरेंजमेंट एक वाइडर टर्म है,
उसमें अमलगमेशन क्या होता है हमने देख लिया, अमलगमेशन का कंबाइन करना है, और एज पर कंप्लेक्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन मर्जर और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने क्या होता है फर्क बता दिया। तो अमलगमेशन में समझ लिया क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में समझ लिया क्या होता है, एनी अदर केस में सेटलमेंट ऑफ ये समझ लिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला केस समझ लिया। अब ये डी मर्जर क्या होता है कि एक टर्म और है डी मर्जर, अब ये भी समझ लो क्या होती है, डी मर्जर भी क्या होती है, बड़े ध्यान से सुन लो, इसको भी समझा देता हूं क्या होता है, फिर उसके तुम्हारी सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगी, फिर हम प्रोविजन समझेंगे, फिर प्रोविजन समझना आसान हो जाएगा। बेस बनवा दिया तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, देखो मर्जर का मतलब क्या होता है, दो कंपनियां जुड़ रही हैं, डी मर्जर का मतलब क्या होता है, दो कंपनियां अलग हो रही हैं, है ना, अलग हो रही हैं, सुनना बड़े ध्यान से। जब तुम्हें याद होगा हीरो होंडा पहले एक ही थी, अब हीरो अलग हो चुकी है, होंडा अलग हो चुकी है, दैट इज डी मर्जर, दो अलग हो चुकी है। ये एग्जांपल लेके बात करते हैं, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके दो बिजनेस हैं, एक है बिजनेस वन, एक है बिजनेस टू। ये बिजनेस इनका बहुत अच्छा चलता है, ये थोड़ा कम अच्छा चलता है, तो ये कंपनी प्लान क्या कर रही है कि एक ही बिजनेस को, मान लो ये रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है इनका, एंड मान लो ये शूज का है, ये बिजनेस इनका बहुत अच्छा चलता है, ये इनका बहुत कम चलता है, तो इनको ये आया मन में कि यार एक काम करते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं, इस बिजनेस को सेल कर देते हैं और एक ही पे फोकस करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इस बिजनेस को सेल कर दिया, बिजनेस को सेल कर दिया किसी वाई लिमिटेड को, और उसको बोलते हैं कि आज के बाद तुम इस बिजनेस को चलाओ, ये वाला बिजनेस हमारे कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, अब तुम इसी कंट्रोल करो और अब हम इसी पे फोकस करेंगे। दिस इज डी मर्जर। ठीक है, ये क्या है, डी मर्जर का केस, ये भी अब हमने समझ लिया। अब हमने ना बेसिक बेसिक चीजें समझ ली, डी मर्जर क्या होता है, मर्जर क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है, सब समझ लिया। अब हम इनको बुक से, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, ये भी समझ लिया। अब इन सबको बुक से पढ़ेंगे और इनके लीगल प्रोविजंस पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है जी, चलो।